हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन इंस्टीट्यूट। आज हम नया चैप्टर चालू स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अवर कार्बन एंड कंपाउंड्स। हमने अभी तक के सफर में जो 3 चैप्टर कवर किए हैं, एक तो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट और एक है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल। इन तीनों चैप्टर में से ही बहुत सारा पार्ट हमारे एग्जाम में आ जाता है और जो छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, या मैं बोलूं कि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मान लो या एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन मान लो, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक सिंगल क्वेश्चन आता है हमारे ये 2 चैप्टर जो हमारे बचे हुए हैं, दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड्स और हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। या तो इसके अंदर से 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो इनके अंदर से एक 4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है। मतलब अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कवर तो कर रहा है, लेकिन ज्यादा वेटेज नहीं है। अब एग्जाम में है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर को चालू करते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं और किस तरीके से हमारे एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर जो है उसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम हमारे एक बहुत ही वर्सेटाइल, मैं बोलूंगा क्या, वर्सेटाइल एलिमेंट की, दैट इज अवर कार्बन। कार्बन जो है वो हमारी लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अवर बॉडी हो, चाहे वो हमारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जो कि रिलेट करते हैं पेट्रोकेमिकल से, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारा कार्बन ही प्रेजेंट होता है। मतलब कार्बन हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डे टू डे लाइफ के अंदर हम बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं कार्बन से बने हमारे कंपाउंड्स और कार्बन के बहुत सारे एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के एलोट्रॉप्स को अपन बहुत फ्रिक्वेंटली काम में लेते हैं, जो हमारे एलोट्रॉप्स है कार्बन के, दैट इज अवर ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये दोनों हमारे क्या है, एलोट्रॉप्स है कार्बन के, ठीक है। तो ग्रेफाइट हम जानते हैं कि बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे सेल्स के अंदर काम में आता है। वो एक लौता हमारा कंडक्टिव नॉन मेटल है, इस वजह से उसकी दिस प्रॉपर्टी हमारी बहुत ज्यादा काम में आती है कंडक्टिव चीजें बनाने के लिए। साथ में जो हमारा डायमंड है, हम ये भी जानते हैं जो डायमंड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ऑर्नामेंट्स में, डेकोरेटिव आइटम्स में, और भी कई तरीके के जो हमारे सर्जिकल कटर्स आते हैं वो भी हमारे डायमंड के थ्रू ही बनते हैं, क्योंकि डायमंड एक हार्डेस्ट एलिमेंट है ऑन दी अर्थ। तो कार्बन जो है वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और एक तरीके का बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है, क्योंकि इसके जो हमारे कंपाउंड्स हैं, कार्बन से जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं उनकी जो काउंटिंग है वो अप्रॉक्स 30 लाख है, ठीक है। तो 30 लाख कंपाउंड्स या 30 लाख अलग अलग कंपाउंड्स हम थ्रू कार्बन बना सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हमको पता चल गया है। अब किस तरीके से हमें इसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हमें कार्बन के बारे में पता होनी चाहिए, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज अवर कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले कार्बन का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कार्बन क्या है, किस तरीके से ये हमारी लाइफ के अंदर प्रेजेंट है। चलिए, जो फर्स्ट है, द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कार्बन आर वाइडली यूज्ड एज क्लोथ्स, मेडिसिन, फूड, फर्टिलाइजर, बुक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो कार्बन है हमारा वो हमारी लाइफ के अंदर कौन कौन सी चीजें जो अपन काम में लेते हैं उनके अंदर प्रेजेंट है। कार्बन हमारा क्लोथ्स में प्रेजेंट है, किस तरीके से, जो हमारे सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नायलॉन हुआ, हमारे एक्राइलिक हुआ, स्पेंडेक्स हुआ, ये सारे क्या हैं बेटा, ये सारे हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इन जितने भी हमारे क्लॉथ्स बनते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ्स बनते हैं, इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारा क्या होता है, पेट्रोकेमिकल्स होता है। पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं हमको पेट्रोलियम से, और पेट्रोलियम हमारा क्या है, एक तरीके का कार्बन कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन के अंदर भी हमारे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स काम में आते हैं। बुक्स के अंदर भी हमारी बहुत सारा, मतलब फॉर एग्जाम्पल बुक्स बनती है बेटा वुड से, वुड बनता है बेटा कार्बन से, तो एक तरीके का हमारा ये भी लिंक बैठता है, ठीक है। जो हमारे फूड कंपोनेंट है उनके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। फर्टिलाइजर्स जो हमारी यूरिया वगैरह बनती है उनके अंदर भी हमारे अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में हमारे कार्बन प्रेजेंट रहता है। जो हमारे फ्यूल्स हैं, जैसे हमारे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, तो ये भी हमारे एक तरीके के क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। तो ये चीज हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कार्बन है वो ऑलमोस्ट जितनी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबके अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल एंड एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन की बात करें हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर तो कितना 0.02% कार्बन तो हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो भी कितना है 0.03% प्रेजेंट है, जिसका अपना अपना काम है, जो अपना अपना काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी गैस है जो हमारी अर्थ को वार्म रखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो एक तरीके का रोल प्ले कर रहा है, वो अपना फंक्शन कर रहा है, हमारी अर्थ को ठंडी होने से बचा रहा है जब रात में सन प्रेजेंट नहीं होता है तो। ठीक है, तो अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो 0.02% तो अर्थ क्रस्ट में और 0.03% हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा देखें, इस in spite of this small amount of carbon available in the nature, the importance of carbon seems to be immense। ठीक है, जो हमारा कार्बन है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इमेंस है। इमेंस का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसा कि हमने देखा कि कई ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली काम में लेते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है या जिसको बनाने में कार्बन हमारा काम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच इज नोन एज द हाइड्रोकार्बन। जब हमारा कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन होता है, ये दूसरे एलिमेंट के साथ भी कंबाइन होता है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसके क्या बनते हैं बेटा, कंपाउंड्स बनते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट में यही चीज समझाई गई है। द नंबर ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन इज मोर देन 3 मिलियन। 3 मिलियन का मतलब हो गया बेटा 30 लाख। ठीक है, 3 मिलियन विच इज मच लार्जर देन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ऑल टुगेदर एलिमेंट पुट टुगेदर। ठीक है, जो हमारा कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है ड्यू टू इट्स वर्सेटाइल नेचर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्डिंग का सीक्वेंस है वो एकदम डिफरेंट है दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, कितने कंपाउंड बनाता है, अप्रॉक्स 3 मिलियन कंपाउंड्स बनाता है, दैट इज अबाउट 30 लाख कंपाउंड बनाता है। ये कंपाउंड जो है इनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को भी जब अपन कंबाइन करते हैं तो इसके नंबर के आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब जैसा कि कार्बन से हमारे कितने कंपाउंड्स बन रहे हैं, 3 मिलियन कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि बहुत सारे कंपाउंड्स हमारी लाइफ के अंदर कार्बन की ही देन है। अगर कार्बन नहीं होता तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से कार्बन एंड कंपाउंड जो हमारा कार्बन से रिलेटेड या कार्बन एलिमेंट का जो चैप्टर है वो हमारा एकदम सेपरेट आता है, जिसके अंदर हम कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं कि किस तरीके से कार्बन ने ये उपलब्धि हासिल की है या ये अचीवमेंट अचीव किया है। इस चैप्टर के अंदर अपन यही चीज को देखने वाले हैं। इसी पर्टिकुलर डाउट को हम इस चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो कार्बन है वो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बना रहा है और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना रहा है तो उसे दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करनी पड़ेगी, बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन इसी चीज को सीखेंगे कि जो कार्बन है वो किस टाइप की बॉन्डिंग करता है। ठीक है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, याद रखना इस चीज को, दैट इज कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स। जो हमारा कार्बन है वो किस टाइप की बॉन्डिंग बनाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, किस टाइप की बॉन्डिंग बनाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। और इससे कौन से कंपाउंड्स बनेंगे, हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं अभी अपन इसको देखेंगे। एक और चीज जो आपको कार्बन के बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4। जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या होती है, हमारी 4 होती है। वैलेंसी सब जानते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो वो क्या होगी, दैट इज 2 and 4। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल की वैलेंसी किस तरीके से निकालते हैं,
जितने हमारे आउटरमोस्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हम उसको किस में से माइनस करते हैं, 8 में से माइनस करते हैं। तो वैलेंसी हो जाएगी इसकी 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो 4 इसकी क्या हो गई बेटा, वैलेंसी हो गई किसकी, कार्बन की। ठीक है, अब इसकी 4 वैलेंसी है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट बोलते हैं। टेट्रा का मतलब होता है बेटा 4, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। ठीक है, तो जो हमारा कार्बन है वो क्या हो जाएगा बेटा, टेट्रावैलेंट एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है बेटा, 4 है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। कोवलेंट बॉन्डिंग हमारी उस टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर बॉन्डिंग क्रिएट होती है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिन दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है ना, चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स of the same element, ठीक है, और the two atom of the different element by sharing of electrons is called covalent bonding। ठीक है, उस टाइप की बॉन्डिंग जो होती है हमारी किस किस के बीच में, या तो दो सेम एटम के बीच में या दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है हमारी। और ये बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ते हैं, इसमें शेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, देखो हमारी एक और बॉन्डिंग होती है जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग, हमने पढ़ी भी थी जब हमने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा था। आयनिक बॉन्डिंग के अंदर जो बॉन्डिंग हो रही थी हमारी वो किस तरीके से हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। मतलब एक एलिमेंट क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा था, और दूसरा एलिमेंट क्या कर रहा था, उस डोनेट किए एलिमेंट को गेन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है हमारी वो किस तरीके से हो रही है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके हो रही है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं बेटा, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होती है, क्या इसकी कंडीशंस है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे, साथ में अपन कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज अवर नेसेसरी कंडीशन टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम किसी भी एलिमेंट की कोवलेंट बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन, दैट इज द कंबाइनिंग ऑफ एटम शुड हैव नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है हमारी वो किसके बीच में होती है, नॉन मेटल्स के बीच में होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी जो हमारी बॉन्डिंग है वो मेटल्स के बीच में नहीं होगी। सो जब भी हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी वो किसके बीच में होगी बेटा, नॉन मेटल्स के बीच में होगी। ठीक है, नॉन मेटल्स के बीच में ये हमारी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कंबाइनिंग एटम शुड कंटेन 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव वैलेंस शेल। नॉन मेटल्स यूजुअली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, अब ये चीज इसके अंदर बताई गई है कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई से भी एलिमेंट दिए, एक एलिमेंट दिया x, एक एलिमेंट दिया y और एक एलिमेंट दिया z। ठीक है, इसके मैंने एटॉमिक नंबर भी बता दिए, डेट इज 11 है, इसका है हमारा 6 है, इसका हमारा क्या है बेटा, इसका हमारा 13 है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, एटॉमिक नंबर हो गए किसके, एक्स वाई जेड के। अभी मुझे कुछ नहीं पता कि एलिमेंट कौन सा, बस हमको एलिमेंट दे दिया गया है। अब हमको ये चीज पहचाननी है कि कौन सा हमारा मेटल है, कौन सा हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, तो उसके स्टेप्स क्या है वो जस्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो हमको इस चीज को बताने में कि कौन सा हमारा मेटल है और कौन सा हमारा नॉन मेटल है, और कौन हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कौन सा एलिमेंट हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और कौन सा नहीं बनाएगा। तो उसके लिए जो पहचानना जरूरी है वो ये है कि हम नॉन मेटल्स को पहचाने, किस तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका है, आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया, उसका आपको एटॉमिक नंबर मिल गया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, इसका मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, 11 न्यूट्रॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, 11 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी देन हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल के अंदर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से 11 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बात करें y की, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है,
तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज 2 and 4। ठीक है, हमारा Z इज इक्वल टू 13 है, Z इज इक्वल टू 13, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 13 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 13 को अपन लिखेंगे दैट इज 2, 8 और 3। चलिए एक और ले लेते हैं जिसके अंदर अपन ले लेते हैं XYZ और एक कोई एलिमेंट हमारा A है। इसका एटॉमिक नंबर है हमारा मान लो 16 है। ठीक है, तो 16 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो हो जाएगा 2, 8 और 6। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमको एटॉमिक नंबर पता था, उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमको नोट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो वो हमारा मेटल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा, नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो होगा हमारा मेटल, और वैलेंस शेल के अंदर 4, 5, 6, 7, 8 अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो होगा हमारा नॉन मेटल। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो X तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, मेटल बन जाएगा। ठीक है, इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये हमारा बन जाएगा नॉन मेटल। इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा बन जाएगा मेटल, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा बन जाएगा नॉन मेटल। तो इसके अंदर जो A और Y है वो तो हमारे नॉन मेटल है, और X और Z है वो हमारे क्या है, मेटल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये तरीका होता है जिसके थ्रू हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहचानते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका एलिमेंट दिया हो, अगर उसका एटॉमिक नंबर दिया है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के पहचान सकते हो कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। नहीं तो जनरली उसका नाम दिया गया होता है, और वो जो नाम होता है वो जनरली हमारे उसी एलिमेंट का होता है जो हम फ्रिक्वेंटली काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारा नॉन मेटल है तो ही हमारी क्या बनेगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी, अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो ये था हमारा तरीका मेटल्स और नॉन मेटल पहचानने का। और इसी तरीके के अंदर आगे अपन बात करते हैं जब अपन वैलेंसी निकालते हैं। तो वैलेंसी किस तरीके से निकाली जाती है, जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो हमारे मेटल है उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की वैलेंसी क्या होगी, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम किस में से माइनस कर देंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। अगर अपन बात करें X जो कि हमारा मेटल है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन करें Y जो कि एक नॉन मेटल है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 4 दैट इज 4। ठीक है, इस पर्टिकुलर Y दैट इज अवर नॉन मेटल है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। Z की बात करें तो Z हमारा आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये हो गया हमारा मेटल। मेटल की वैलेंसी वही होती है जो उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दैट इज 3, ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी। बात करें इसकी तो दैट इज अवर एटॉमिक नंबर है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 286, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं मतलब ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल की वैलेंसी हम कैलकुलेट करते हैं 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल दैट इज 8 - 6 दैट इज 2। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी हो जाएगी 2। तो इस तरीके से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का तो पता कर ही सकते हैं, थोड़ा सा इस मेथड को और अप्लाई करके हम इनकी वैलेंसी का भी पता कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपके बहुत काम में आने वाली हैं। क्यों काम में आने वाली है, अभी अपन जब बॉन्डिंग बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नॉन मेटल निकालना और वैलेंसी निकालना दोनों हमारे काम में आती हैं। ठीक है, तो हमने जो पॉइंट पढ़े हैं वो याद रखना कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो हमारा होगा मेटल, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो होगा हमारा नॉन मेटल। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन है दैट इज हमारे हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन का ये एक्सेप्शन है, इन हाइड्रोजन देयर इज ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट इट ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्डिंग। जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है और वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है,
तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है कि मेटल के अंदर 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटरमोस्ट शेल में तो वो हमारा मेटल की कैटेगरी में आएगा, लेकिन हाइड्रोजन उसके अंदर क्या है बेटा, एक्सेप्शन है। और अपन जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं और वो एक्सेप्शंस ही हमारे इंपॉर्टेंट या की पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप डबल टिक कर लो कि ये वाला पॉइंट हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो क्या है, हमारा नॉन मेटल है और वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। द कंबाइनिंग एटम नीड 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट हाइड्रोजन कंप्लीट्स इट्स ड्यूप्लेट। ठीक है, अब जो हमारे एटम्स हैं, जब हम उनको वैलेंसी पता चल जाती है तो वैलेंसी एक्चुअली क्या होता है, वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके थ्रू उतने इलेक्ट्रॉन्स को वो अचीव करके या गेन करके या शेयर से पाके वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। ऑक्टेट क्या होता है बेटा, ऑक्टेट होती है हमारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जिसके थ्रू कोई भी एटम जो है हमारा वो स्टेबल कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फॉर लोअर एटॉमिक नंबर और 8 इलेक्ट्रॉन फॉर हायर एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो लोअर एटॉमिक नंबर होते हैं वो तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं, जैसे हमारा हीलियम हो गया, हमारा हाइड्रोजन हो गया, हमारा लिथियम हो गया। तो ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हमारे अचीव करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे हाई एटॉमिक नंबर है वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करते हैं। ठीक है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन अचीव करते हैं उसे तो हम बोलते हैं डुप्लेट, और जो 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करते हैं उसे हम बोलते हैं बेटा ऑक्टेट। तो जनरली हम इसी तरीके से बोलते हैं कि अगर एलिमेंट्स डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। स्टेबल कंडीशन का मतलब है नॉन रिएक्टिव नेचर को वो शो करते हैं। तो अगर उनको स्टेबल होना है तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे, अगर एटॉमिक नंबर छोटा है तो वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, सो द कंबाइनिंग एटम नीड्स 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो जनरली हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं अगर उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है तो उनको या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। अब उनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी यही चीज बताती है हमको कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जरूरत है स्टेबल होने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सल्फर है। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, एटॉमिक नंबर 16 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकता हूँ दैट इज 2 8 और 6। ठीक है, 6 आ गया आउटर मोस्ट शेल के अंदर, मतलब ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, इसको मैं माइनस करूंगा दैट इज 8 - 6, तो इसकी क्या आ गई बेटा, 2 आ गई वैलेंसी। वैलेंसी 2 आई है, इसका मतलब क्या है कि 6 के अंदर हमें 2 इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन और अपन लेंगे तब क्या होगा, 6 + 2, तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जिसकी नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2 8 8। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो S2- हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला आयन हो जाएगा। या जो मैं बोलूं सल्फर का स्टेबल फॉर्मेशन क्या है, S2- है। क्यों है, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी ऑक्टेट कंप्लीट करने का स्ट्रैटेजी बोल लो, या इस तरीके से कोई भी एलिमेंट हम क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और ये चीज हमको कौन बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज होंगे, ये पर्टिकुलर चीज बताती है हमारी वैलेंसी। नॉन मेटल्स के अंदर ये चीज बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल्स को गेन करने पड़ेंगे, और मेटल के अंदर ये बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल को लूज करने पड़ेंगे टू अटेन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द कंबाइनिंग एटम शुड कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी शेयर्ड। ठीक है, जो हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है उस कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है तो हम एक इलेक्ट्रॉन वहां से भी लेंगे। इस तरीके से क्या होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और वो बॉन्डिंग क्रिएट होती है।
ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर शेयरिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच कॉम्बिनेशन ऑफ एटम शुड अटेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन लाइक इट्स नियरेस्ट नोबल गैसेस। जब हमारी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर, तो क्या होता है, जो ईच एलिमेंट है वो क्या करता है, बॉन्डिंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेता है बेटा, अचीव कर लेता है। और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, जो नियरेस्ट नोबल गैस प्रेजेंट हो उस तरीके की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी, उसकी हीलियम है। ठीक है, हीलियम क्या बताती है, हीलियम हमारी एक तरीके की नोबल गैसेज है और उसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो जो हीलियम है जो हाइड्रोजन है हमारी, वो हीलियम गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करके स्टेबल हो जाएगा। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास में जो स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी है, नियॉन की है। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है हमारा, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसकी क्या होगी बेटा, 2 और 8 होगी। ठीक है, ऑक्सीजन को अगर मैं स्टेबल कंडीशन में लाऊंगा तो ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो होता है 8। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 2 और 6 होगा, मतलब इसके अंदर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करूंगा तो ये जो ऑक्सीजन है ये मेरा स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, 2 और 8 ही बनेगी, जो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो जब हम किसी भी एलिमेंट को स्टेबल कंडीशन में लाते हैं तो हम उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी तरह कर देते हैं, जो उसकी नियरेस्ट में नोबल गैस प्रेजेंट होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेम कर देते हैं। तो यही चीज हमको बताई गई है। तो ये है हमारी नेसेसरी कंडीशन, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें सीखी कि जो हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मेटल्स के बीच में होगी। नॉन मेटल पहचाना जाएगा, ये भी हमने सीखा कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो हमारा क्या है, नॉन मेटल्स है। उसके बाद हमने सीखा वैलेंसी कैलकुलेट करना, किस तरीके से हम नॉन मेटल के वैलेंसी को कैलकुलेट करेंगे जिससे कि हमको ये पता चले कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उसको स्टेबल होने के लिए। साथ में हमको ये चीज भी पता चली कि जो हाइड्रोजन है हमारा वो इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कंबाइनिंग एटम्स की बात करें तो जो हमारे कंबाइनिंग एटम्स है उनको 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो इक्वल एलिमेंट की शेयरिंग करते हैं और वो एक पेयर ऑफ एलिमेंट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जो कि उनके बीच में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और जब भी हमारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव होती है किसी भी एलिमेंट की, तो जो नियरेस्ट में नोबल गैस प्रेजेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है जो हमको बहुत अच्छे से याद में रखनी है, जो हमारी हेल्प करेगी क्या करने में, बॉन्डिंग बनाने में। जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, अब ये जो हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग है इसके भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का क्लासिफिकेशन, दैट इज जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय 2 कंबाइनिंग एटम्स द कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप्स। जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो 3 टाइप्स में हमारा क्या है, डिवाइड है। कौन कौन से वो 3 टाइप्स है, पहला तो है हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा हमारा होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एक एक करके अपन तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, नाम से ही हमको पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा। ठीक है, हम बात करें अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो सिंगल का मतलब होता है 1। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड हमारा क्या हो रहा होगा, शेयर हो रहा होगा, मतलब 1 पेयर ऑफ एटम हमारा क्या हो रहा होगा, शेयर हो रहा होगा। ठीक है, तो जब दो एलिमेंट्स के बीच में एक पेयर ऑफ हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग हो रही होगी, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा क्या कर रहा होगा, सिंगल एलिमेंट या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। यही चीज इसके अंदर लिखी है। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज अ फॉर्म by the sharing of one pair of electrons between the two atoms। दो एटम्स के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर का मतलब क्या हो गया, एक पेयर के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम्स के बीच में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं,
तब वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अगर एक लाइन खींच रही है किसी भी दो एलिमेंट के बीच में तो वो कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं और ये इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। मतलब ये जो बी का इलेक्ट्रॉन है ये ए का भी इलेक्ट्रॉन है और जो ए का इलेक्ट्रॉन है ये बी का भी इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो ए और बी एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट और गेन नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया, जब आप अपने स्कूल में किसी बेंच पे बैठते हो तो उस बेंच पे क्या होता है बेटा, 3 बच्चे बैठते हैं। ठीक है, तो 3 बच्चे बैठ रहे होते हैं, इसका मतलब वो जो बेंच है वो तीनों क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हैं। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट है कि इंडिविजुअली वो जैसे बेंच किसी एक बच्चे की नहीं होती, उसी तरीके से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हम ये नहीं कह सकते पूरी तरीके से ए का है, नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जितना ए का है उतना बी का भी है। ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जितना ए का है उतना बी का भी है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स हमारे वहीं पे रहते हैं लेकिन दोनों एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देख रहे हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यह है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हुआ है, शेयर हुआ है बिटवीन दी टू एटम्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन शॉर्ट लाइन बिटवीन दी टू एटम्स। ठीक है, किस तरीके से पता चलता है, जब हम दो एटम्स के बीच में एक शॉर्ट लाइन खींचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं कि दोनों एलिमेंट्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या की है, शेयरिंग की है। इस वजह से उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या बनी है, बॉन्डिंग बनी है। और हम इस एक सिंगल पेयर ऑफ बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग दिखाते हैं वो किस तरीके से दिखाते हैं, सिंगल लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट्स के बीच में अगर हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा H2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही हम उसका क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी तरीके से Cl का, उसी तरीके से HCl का, उसी तरीके से CH3 और CH3 का, इन सब के बीच में जो हमारी सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग या सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जिसने क्या बनाया है बेटा, सिंगल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, अब इसमें से शेयरिंग किस तरीके से होती है कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन हमारा डिसाइड करता है, या दो इलेक्ट्रॉन का, या दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, वो चीजें अपन फॉर्मेशन में देखेंगे। अभी बस ये चीज देखो कि जब हमारे एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की शेयरिंग होगी तो उसे हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, उसी तरीके से जब हमारे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी बेटा, शेयरिंग होगी। A double covalent bond is formed by sharing of 2 pair of electrons between the two combining atoms। जब हमारे एटम्स के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो अब हमारा क्या बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल लाइन से। ठीक है, अभी केवल यहाँ पे इतना ही सीखो, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक लाइन किस चीज को डिनोट करती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर एक लाइन में प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके अंदर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जब भी दो एलिमेंट्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे O2 का है तो O2 के बीच में क्या होगा बेटा, 2 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, उनके बीच में डबल बॉन्ड के थ्रू शेयरिंग होगी और वो हमारा इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, या सॉरी मॉलिक्यूल बनेगा। किसका मॉलिक्यूल बनेगा, O2 का मॉलिक्यूल बनेगा। उसी तरीके से CO2 के बीच में भी क्या होगा, जो कार्बन होगा वो दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। किस टाइप की बॉन्डिंग बनाएगा, डबल बॉन्ड की बॉन्डिंग बनाएगा, या डबल कोवेलेंट बॉन्ड हमको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। उसी तरीके से C2H4 भी हमको क्या, किस तरीके की बॉन्डिंग क्रिएट होगी, डबल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्डिंग क्रिएट होगी। ठीक है, किस तरीके से क्रिएट हो रही है, इसके अंदर भी हमको डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है।
ठीक है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जब हमारे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की दो एटम के बीच में शेयरिंग होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट लगेगा हमारे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो हमारी शेयरिंग हो रही होगी वो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हो रही होगी। ठीक है। सो इसके अंदर वही चीज है, अ ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between the two combining atoms. It is represented by putting 3 short lines. कैसे represent करते हैं इसको? 3 short line के थ्रू represent करते हैं between two bonded atoms. ठीक है, जिन जिन के बीच में अगर bonding हो रही है एटम के बीच में, अगर हमने उसके बीच में 3 लाइन लगाई है, इसका मतलब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। ठीक है, और ये जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर हमारी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है उन दो एटम्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको चीजें याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि अगर सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो हमारा क्या बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बन रहा है, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। जो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो हम उस दो एलिमेंट के बीच में सिंगल लाइन आ गई। अगर डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एलिमेंट्स के बीच में हमारी डबल लाइन आ गई। अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो उन दो एलिमेंट्स के बीच में 3 लाइनें आएंगी जो कि डिनोट करेंगी ट्रिपल बॉन्ड को। तो उसी तरीके से अगर N2 का हमारा मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो कौन सी बनती है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बनती है। दैट इज 2 नाइट्रोजन के एटम के बीच में 3 लाइनें आती हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसी तरीके से C2H2 के अंदर भी आप देखें तो C और H के बीच में भी हमारे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब अपन को ये तो पता चल गया कि जो हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो हमारी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डिवाइड है। अब इसके अंदर अपन यही चीज को सीखेंगे कि कहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, कहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आना चाहिए और कहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। मतलब अब अपन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो अपन इसके अंदर सबसे पहले देख रहे हैं वो क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे अपन सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मतलब जिसके बीच में सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, एक हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट है और उन एटम्स के बीच में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं वो अपन हाइड्रोजन की देखेंगे, जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यह जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये किस तरीके से बनता है इस चीज को अपन देखेंगे। तो इसके अंदर जब हाइड्रोजन की अपन बॉन्डिंग करेंगे तो कुछ चीजें हमको याद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज की अपन श्योरिटी करेंगे कि जो भी एलिमेंट के बीच में हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन हम जानते हैं कि एक तरीके का नॉन मेटल है। एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर हमको पता है उसका क्या है? 1 है। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि वो किसको फॉलो करेगा? ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन देखेंगे कि किस तरीके से हमारे फॉर्मेशन होती है किस चीज की। हमारे जो ये कोवेलेंट के डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है इनकी फॉर्मेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दैट इज अवर फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इसके अंदर देखिए कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन का बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें अपन ने अभी तक पढ़ ली हैं। दैट इज नेसेसरी कंडीशन। अगर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं तो हमको हमारी नेसेसरी कंडीशन भी याद होनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं अपन? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है हमारा? दैट इज अवर H। एटॉमिक नंबर होता है उसका 1। एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन वो एक एक्सेप्शन में आता है, मतलब वो एक तरीके का नॉन मेटल ही है। ये चीज हमने पढ़ रखी है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है तो जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो भी क्या होगी बेटा? 1 ही होगी। और ये जो 1 है ये चीज इसकी क्या होगी बेटा? वैलेंसी भी होगी। और प्लस ये चीज हमको ये भी बता रही है कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मतलब कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा किसका? H का। ठीक है, H है हमारा, उसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से।
उसी तरीके से हम क्या बना रहे हैं, दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, और दो हाइड्रोजन के बीच में जब हम बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे तो वो स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूप्लेट का मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होना, ठीक है, तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। वही चीज हम इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इन दोनों जो ये दोनों हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके का होगा इसमें, दैट इज एक हाइड्रोजन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन उसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, और यही काम ये वाला हाइड्रोजन करेगा कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। जब हम इसको देख रहे हैं, इस हाइड्रोजन को देखेंगे तो इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। जब इस हाइड्रोजन को देखेंगे तो इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमको दिखेंगे। मतलब दोनों हाइड्रोजन ने अपने क्या कंप्लीट कर लिए हैं, डुप्लेट कंप्लीट कर लिए हैं, और डुप्लेट कंप्लीट कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है हमारा, उसके बीच में क्या हो जाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डिंग बन जाएगी। तो इसको अपन जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे यही चीज हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इन्होंने शेयरिंग कर ली, या तो ये कर लो, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या की, दोनों एटम्स ने क्या की, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, और शेयरिंग करके दोनों ने अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए। कोवेलेंट बॉन्डिंग आ गई। किस तरीके की बॉन्डिंग बनी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग बनी, और इस तरीके से हमारा क्या बना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना, दैट इज H2 मॉलिक्यूल, जो हम फ्रिक्वेंटली हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑलवेज H2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सर्कल डायग्राम बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। हमारा हाइड्रोजन एटम था, उसके आउटर मोस्ट शेल, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एटम, उसकी भी आउटर मोस्ट शेल, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। फिर ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या है, हमारा H2 के मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, बॉन्डिंग बनती है। चलो दूसरे का देखते हैं। दूसरा है हमारा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज अवर HCl, ठीक है। इंफॉर्मेशन दे रखी है, बॉन्डिंग अपन खुद बना के देखेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, H एटम हैज दी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमारा हाइड्रोजन है उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम हैज दी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ड्यूप्लेट। जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर वो स्टेबल होना चाहता है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे कि वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले, ठीक है। ये चीज, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमको ये चीज बता रही है। दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, दैट इज क्लोरीन एटम है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमारा क्लोरीन है उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो उसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, दैट इज Cl 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सो क्लोरीन एटम है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन मोर to complete its octet and acquire the stable configuration of 288 like noble gas argon, ठीक है। जो हमारा क्लोरीन है उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेती है तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और जैसे ही 8 हो गए तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 288 बन जाएगी, जो कि हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के से मिलती हुई है। कौन सी नोबल गैस, दैट इज अवर आर्गन, क्योंकि जो आर्गन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो होगी 288, और जो आर्गन है हमारी वो क्या है, एक तरीके की नोबल गैस है। नोबल गैस का मतलब नॉन रिएक्टिव गैस, मतलब स्टेबल गैस, ठीक है ना। तो क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेता है तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, मतलब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन भी अगर एक इलेक्ट्रॉन को अचीव करता है तो वो डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। नोबल गैस कौन सी, हीलियम के
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो अचीव कर लेगा, वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो भी इस तरीके से ही होगी। हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते ही क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते ही उसका डुप्लेट कंप्लीट, और डुप्लेट कंप्लीट होते ही हाइड्रोजन क्या हो गया, हमारा स्टेबल हो गया। उसी तरीके से Cl है वो भी इससे क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। गिनो यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। एक इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते ही हमारा क्या बन जाएगा, Cl भी हमारा स्टेबल हो जाएगा, और ये दोनों कंबाइन होके जो बॉन्डिंग बनाएंगे वो बनाएंगे HCl, और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा हमारा HCl, दैट इज अवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस पर्टिकुलर बॉन्ड को अपन रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। चलिए एक और का समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अवर NH3, दैट इज अवर अमोनिया। अमोनिया, अब इसके अंदर देखो, सबसे पहली चीज जो नाइट्रोजन है उसका जो एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 5, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब ये नॉन मेटल है, मतलब ये नॉन मेटल है, तो इसकी जो वैलेंसी निकलेगी वो क्या निकलेगी, 8 - 5, दैट इज इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होने के लिए गेन कर लेता है और स्टेबल हो जाता है तो सबसे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज अवर नियॉन की, वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन जो बॉन्डिंग बना रहे हैं वो किस किस के बीच में बना रहे हैं, NH3 की बॉन्डिंग अपन सीखेंगे किस तरीके से NH3 का हमारा मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ द N इज 7, ठीक है। जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है N का वो क्या होता है बेटा, 7 होता है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, 2 और 5 होती है, ठीक है। देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होती है। इट नीड 3 इलेक्ट्रॉन मोर टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, अगर इसका मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होगी, यहाँ पर ने किससे निकाल लिया, विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मोर कंप्लीट टू ऑक्टेट लाइक नोबल गैस ऑफ नियॉन, ठीक है। फिर ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो 2 8, दैट इज अवर नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे। अगर अपन बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एटम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन मोर टू कंप्लीट दिस डुप्लेट। हाइड्रोजन के बारे में अपन ने पढ़ लिया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या कंप्लीट करने के लिए, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए किस तरीके से होगा, हमारा एक नाइट्रोजन है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं तो केवल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लिखते हैं, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है इनको हम उससे हमको मतलब नहीं होता है, क्योंकि जब भी बॉन्डिंग होती है तब हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में ही होती है, ठीक है ना। तो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही इसके आसपास लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन था हमारा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे बना दिए। उसके बाद यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है हमारे, 3 है, 3 हाइड्रोजन लिखेंगे, दैट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा एक और हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करना है, हाइड्रोजन तो कंप्लीट करेगा डुप्लेट और नाइट्रोजन कंप्लीट करेगा अपना ऑक्टेट। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इससे उधार लेगा, फिर हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन इससे उधार लेगा, और ये वाला भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से उधार लेगा, ठीक है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी, नाइट्रोजन ने शेयरिंग कर दी तीनों हाइड्रोजन के साथ। जैसे ही तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब क्या करेगा नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन इन तीनों हाइड्रोजन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर कर लेगा, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही शेयर होंगे वैसे ही जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन H ये हमारा क्या बनेगा, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज NH3। और यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपन और लिख देंगे। इस तरीके का हमारा क्या बनता है बेटा, सॉरी, NH3। इस तरीके से हमारा NH3 की कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मतलब सिंपल किस चीज़ पे फोकस करना है हमको, पहली चीज़ तो यही निकालनी है कि मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल निकाल रहे हैं तो उसकी वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। वैलेंसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और उतने इलेक्ट्रॉन्स की हम शेयरिंग करवा देंगे। अगर डुप्लेट बनवाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ऑक्टेट बनवाना है तो नॉन मेटल टू नॉन मेटल ये वेरी करेगा। ठीक है, और हमने वैलेंसी निकालना भी सीख लिया है और बॉन्डिंग बनाना भी सीख लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज अवर फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अपन को आ गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, वो भी हमने देख ली। अब जो अपन बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं और क्या होगा इसके अंदर। जैसे कि हमको पता है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, कि जब क्या होता है, जब हमारे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है 2 एटम्स के बीच में, तब हमारा क्या बनता है बेटा, डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 और 6 हो जाएगा। तो आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एक तरीके का नॉन मेटल है। एक तरीके का नॉन मेटल है। तो वैलेंसी कैसे अपन करेंगे, वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 6 दैट इज 2। तो इसकी जो वैलेंसी होगी ऑक्सीजन की वो कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई। ठीक है, वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाते हैं तो ये जो टोटल वैल्यू है ये हो जाएगी 8, और 2 और 8 बनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी नियॉन की। और नियॉन हमारी एक तरीके की स्टेबल गैस है, दैट इज अवर नोबल गैस है। ठीक है, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज 8। ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी, वो क्या है हमारा, 8 है। ठीक है, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन द वैलेंस शेल ऑफ द ऑक्सीजन एटम। इट नीड्स 2 more इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट स्टेबल इनर्ट गैस नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सेम वही चीज हो रही है जो अपन ने पढ़ा था, लेकिन बॉन्डिंग किस तरीके से बनेगी इसके अंदर देखो। अब यहाँ पे क्या है, हमारा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ये हमारा ऑक्सीजन है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 हमारे क्या है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटरमोस्ट शेल में, वो मैंने यहाँ पे बना दिए। फिर दूसरा ही हमारा क्या है, एक और ऑक्सीजन एटम है, उसके भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके पास भी क्या है, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बेटा ऑक्सीजन के एटम, और ये हो गए उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग किस तरीके से बनेगी वो देखो। अगर मेरा एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस बेसिस पे होगी, कि उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक ऑक्सीजन के एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी अब इन दोनों के बीच में। तो क्या होगा इसमें देखो, ऑक्सीजन एटम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर कर लेगा। उसी तरीके से ये वाला जो हमारा ऑक्सीजन एटम है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये भी इससे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। अब इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। और पेयर की बात करें तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में शेयर होंगे। तो एक ऑक्सीजन के बीच में क्या है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, उसको अपन डिनोट करते हैं किस तरीके से, O डबल बॉन्ड O से। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपन लिखेंगे, दैट इज O2 का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि उसके बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इस वजह से वो हमारा क्या होता है, डबल कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। डबल कोवेलेंट का मतलब, डबल का मतलब 2 कोवेलेंट बॉन्ड उनके बीच में शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने यही चीज सीखी, दैट इज क्या हुआ इसके बीच में,
जो हमारा ऑक्सीजन था उसे क्या करना था, ऑक्टेट कंप्लीट करना था। किस तरीके से करना था, दैट इज 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने इससे ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और इस तरीके से दोनों एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए और ये हमारा क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो गया, ठीक है। देखो आप, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, तो हमारा O2 का मॉलिक्यूल हो गया था, हमको ये पता चल गया था कि किस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर किस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं। दैट इज, अगर अपन बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होगी 2 and 4, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का भी पता है हमको कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होगी 2 and 6। अब हमारे पास दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और दोनों के हमारे पास क्या है, हमको ये पता चल गया है कि इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। उसी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। मतलब इसके अंदर कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इनके बीच में किस तरीके से शेयरिंग होगी चलिए देखते हैं। तो कार्बन, सबसे पहले ऑक्सीजन के पास है हमारी 2 and 6 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है उसके पास भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे हमने सारी चीजें बना रखी हैं, डेट इज कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, फिर एक और ऑक्सीजन डेट इज 1 2 3 4 5 6। चलिए अब करते हैं इसकी शेयरिंग। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। उसी तरीके से ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको भी कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए शेयर होने के लिए, तो ये भी क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, मतलब वो स्टेबल हो गया है। ये वाला ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ये वाला ऑक्सीजन भी क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। अब बात करते हैं अपन कार्बन की, तो कार्बन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और इस तरीके से वो भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे जो हमारा बन रहा है, जो शेयरिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, ठीक है। मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, किस किस के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में और कार्बन के बीच में। तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आएंगे बेटा, डबल बॉन्ड्स आएंगे। तो अगर इसका अपन स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकलेगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। सो शेयरिंग इस तरीके से होगी, दोनों जो हमारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जो हमको फाइनल स्ट्रक्चर मिल रहा है वो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O मिल रहा है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में हमारे जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग हो रही है। तो इस तरीके से हम हमारे स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं जब हम डबल बॉन्ड की शेयरिंग करते हैं, तो ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन एक और का, दैट इज इथीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, दैट इज C2H4। C2H4 वही, कार्बन के पास है 4 हमारे वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वही चीज सेम लिखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन एटम इज 2 4, देयरफॉर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दी कार्बन एटम्स। मतलब कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, हाइड्रोजन के पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 है। अब इनकी बॉन्डिंग किस तरीके से होगी वो देखते हैं। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि वो डुप्लेट कंप्लीट करेगा। और कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो जितने भी इसके अंदर हाइड्रोजन है वो तो डुप्लेट कंप्लीट करेंगे और जितने भी इसके अंदर हमारे कार्बन होंगे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट
करेंगे। इसी फंडे पे चलना है और इसके अकॉर्डिंग ही हमको हमारी बॉन्डिंग बनानी है। तो यहाँ पे हमारा ये कार्बन है, कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा एक कार्बन है, उसके साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन इसके साथ दो दो जुड़े हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन तो ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर बता रखा है। तो ये हमारे दो मॉलिक्यूल्स एंड आर्टिस्ट CH2 के मॉलिक्यूल हैं। अब इनके बीच में बॉन्डिंग किस तरीके से होगी, किस तरीके से शेयरिंग होगी, वो समझते हैं अपन, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो एक हमारा कार्बन है, इसके साथ हमारा H जुड़ा हुआ है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी हमारा एक कार्बन है, इसके साथ H जुड़ा हुआ है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। उसी तरीके से एक और कार्बन है, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डुप्लेट कंप्लीट करवाते हैं। ये एक और हमारा हाइड्रोजन 1 2 3, एक हाइड्रोजन का इसका, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने बनाया है। मेरे पास एक कार्बन था, उसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, इसी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग बनाएंगे तो पहले हाइड्रोजन का हम डुप्लेट कंप्लीट करवाते हैं। हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, फिर इससे एक और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, वो भी इस कार्बन के थ्रू डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये एक इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और यहाँ पे भी हमारी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होके डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन ने अपने डुप्लेट कंप्लीट कर लिए हैं और वो स्टेबल हो गए हैं। अब बारी है हमारे कार्बन की। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने पड़ेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने पड़ेंगे, तभी वो स्टेबल होगा। तो इस कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो देखेंगे। तो इस कार्बन में अगर ये वाला कार्बन की शेयरिंग हो रही है तो ये भी एक कार्बन की शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास टोटल अभी हो गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन ने जो जब कार्बन के साथ शेयरिंग की थी तो उससे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है। तो टोटल हो गए हैं 6। 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है जो वो इस कार्बन से शेयर कर लेगा और अपना एक कार्बन अपना इस तरीके से ऑक्टेट बना लेगा, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है। बात करें ये वाले कार्बन की, तो ये वाले कार्बन के अंदर भी कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ले लेगा। सो इसके अंदर अपन देख पा रहे हैं ये वाले कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये वाले कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और सारे जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनके पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब उन्होंने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमारी क्या हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। सो अगर अपन इसका स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरीके से बनेगा, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और इसके यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। इस तरीके का हमारा क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर क्लियरली आपको विजिबल है तो C डबल बॉन्ड C और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे डबल बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बस हमको किस चीज पे ध्यान देना है, जितने भी मैं यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा हूँ उसके अंदर मैं किस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि अगर हाइड्रोजन है तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, और अगर बड़ी वैलेंसी वाला कोई भी एलिमेंट है जैसे यहाँ पे कार्बन था तो वो अपना क्या कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी वो हमको पता ही है, विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक आइडिया तो आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके या इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग की शेयरिंग करके हम कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहां तक अपन ने डबल बॉन्ड सीख लिया है। एक और है हमारा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड के अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, डबल बॉन्ड के अंदर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। अब अपन बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की, तो इसके अंदर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जो अपन इसके अंदर देखने वाले हैं वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में देखने वाले हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7,
ठीक है, 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 5, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर अपन बात करें कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। और जब नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है तो इसकी जो वैलेंसी निकलती है, वैलेंसी क्या निकलेगी, दैट इज 8 - 5 दैट इज 3। तो इसकी क्या वैलेंसी निकल रही है, 3 वैलेंसी निकल रही है। इसका मतलब इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो नाइट्रोजन जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन, या मैं बोलूं 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन का एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल के ये इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए एक और हमारा नाइट्रोजन का एटम है, उसके अंदर भी हमारे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बेसिक एटम का डायग्राम। ठीक है, जिसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की हमने क्या की है, शेयरिंग करवा रही है, या हमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लिख दिया है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब हमको इस चीज का तो पता है कि अगर एक हमारे एटम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन एटम से क्या लेगा, वो शेयरिंग करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, शेयरिंग होगी। ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरीके से होगी, ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते ही क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नाइट्रोजन एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते ही इस नाइट्रोजन के एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो 3 बॉन्ड आएंगे नाइट्रोजन के बीच में, और ये हमारा हो गया क्या, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इतना जो लंबा चौड़ा लिखा है इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ये हमारा इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है आप वो लिखोगे। ठीक है, कितने उसकी जरूरत है 8 करने में, उतने की शेयरिंग करोगे। ठीक है, और उतनी ही शेयरिंग हमारा दूसरा नाइट्रोजन का एटम भी करेगा। इस तरीके से 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब 2 एटम के बीच में क्या आ रहा है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा बनता है N2 का मॉलिक्यूल, दैट इज नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ 3 बॉन्ड फॉर्मेशन या 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, आई थिंक दिमाग में बैठ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। एक और चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन या इथाइन, इथाइन का फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, तो C2H2 इसका क्या है बेटा, फॉर्मूला है। चलिए मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे हमारा है C2H2, ये हमारा क्या है बेटा, फॉर्मूला है। अब देखते हैं इसके अंदर कार्बन को, तो कार्बन हमारा क्या है, कार्बन के पास होंगे 1 2 3 और ये हमारा 4। उसी तरीके से एक और कार्बन है तो उसके पास भी होंगे 1 2 3 और ये हमारा 4th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन इस C के पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, उसी की तरह एक हाइड्रोजन इसके पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसकी शेयरिंग किस तरीके से होगी। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, तो वो एक कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। उसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन भी डुप्लेट कंप्लीट करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी। हाइड्रोजन हमारे स्टेबल हो गए क्योंकि उन्होंने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है। अब कौन स्टेबल होंगे, अब हमारे कार्बन के स्टेबल होने का टाइम है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी शेयर करेगा कार्बन से। तो इसके अंदर जो अभी टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए, दैट इज 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है जो वो इस कार्बन से ले लेगा, दैट इज ये हो गया हमारा कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए कार्बन के। तो हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
अब ये वाले कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी हाइड्रोजन से, तो 1 2 3 4 5, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वो भी इस 3 इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर कार्बन के एटम से शेयर कर लेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे भी इसके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के भी हो जाएंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके का बनेगा, दैट इज C सिंगल बॉन्ड H ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, या C2H2 का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके से हमारा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जितना भी हमने आज सीखा है बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, उसके अंदर हमने किस चीज पे फोकस किया है कि हर एक एलिमेंट को क्या होना है बेटा, स्टेबल होना है। अगर हम हर एक एलिमेंट को स्टेबल कर देंगे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑटोमेटिकली हमको इस चीज का पता लग जाएगा कि उनके बीच में किस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। सबके अंदर अपन एक ही चीज ही तो कर रहे थे। क्या चीज कर रहे थे? हम हर एक एलिमेंट को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करा रहे थे। जब हम उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करा रहे थे, तो हमको किस चीज का पता चल रहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, किस तरीके से होगी, हर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो आज जो हमने सीखा है वो सीखा है बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड की किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से हर एक एलिमेंट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, और किस तरीके से हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन मूव करेंगे इसी चैप्टर के अंदर आगे, जो थोड़ा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड होगा, और थोड़े से अपन इसके अंदर एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन भी देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो बच्चों, आप सबको पढ़ने में तो बहुत मजा आ रहा होगा। जो वीडियो है आप उसको लाइक कीजिए, मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।